Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेक। Sensex declined more than 0.5% to close below the 61,000 mark. Nifty slips below 18,200 level. Global stocks witness losses and Brent crude prices slip but hovers around $85 per barrel level. सेंसेक्स 0.5% से अधिक की गिरावट से 61,000 के स्तर से नीचे हुआ बंद। निफ्टी 18,200 के स्तर से नीचे आया। वैश्विक शेयर बाजारों में भी गिरावट और ब्रेंट कच्चे तेल के मूल्य गिरे, लेकिन अभी भी $85 प्रति बैरल के करीब ही थे। और इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल का, जो आज की खबरों पर हमसे चर्चा करेंगे। राजीव नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। वार्म वेलकम टू यू राजीव। धन्यवाद, थैंक्स राजेश। और अब शुरू करते हैं शेयर बाजार की खबर से। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के अनुरूप सेंसेक्स आज 0.5% से अधिक की गिरावट में रहा। सेंसेक्स 61,000 के स्तर से नीचे और निफ्टी 18,200 के स्तर से नीचे बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.55% के नुकसान से 336 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 60,924 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.48% की ही गिरावट से 89 अंक कम होकर 18,178 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.38% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.69% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex today fell more than 0.5%, in sync with losses in the global equity markets. Sensex closed below the 61,000 mark, while Nifty ended below 18,200 level. The BSE Sensex plunged 336 points or 0.55% to finish at 60,924. The NSE Nifty also fell 89 points or 0.48% to settle at 18,178. In the broader market at BSE, the mid-cap index also declined 0.38% and the small-cap index stumbled 0.69%. In the Sensex pack, shares of 8 companies gained while 22 logged losses. Kotak Bank was the top gainer as it surged 6.5%, followed by HDFC, which gained 1.7%. ICICI Bank climbed 1.5% and NTPC added 1%. On the other side, Asian Paints plunged 5.2% and Reliance declined 2.9%. Infosys fell 2.6% and Dr. Reddy's Lab slipped 2.3%. In sectoral indices, 8 out of 19 sectors logged gains. BankX claimed 1.7% and finance sector stocks gained 1.1%. On the other hand, IT lost 2.3%, metal declined 2%, and tech ended 2.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,492 companies gained while 1,789 fell. Shares of 145 companies remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की मजबूती में रहा और 74 रुपए 86 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.1% बढ़कर 93.66 पर था। राजीव, ट्यूसडे को यानी परसों सारे जो हमारे मेन सूचकांक हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सब रिकॉर्ड हाइज पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद हम जो एक गिरावट का सिलसिला देख रहे हैं उसमें शायद ब्रॉडर मार्केट में कहीं ज्यादा गिरावट है कंपेयर टू सेंसेक्स एंड निफ्टी। क्या लगता है आपको, क्या ये एक हेल्दी करेक्शन है या कुछ और कारण है? किन कारणों से आप देखते हैं इस गिरावट को? इसमें 2-3 कारण हैं जो मुख्य जिनकी वजह से हमने करेक्शन देखा। एक तो देखिए, वैल्यूएशन वाइज हम बहुत कोई चीप लेवल्स पे नहीं है, चाहे वो ब्रॉड मार्केट की हो या अगर आप स्टॉक देखे स्पेसिफिक सेक्टर्स के, तो वैल्यूएशन वर एक्सपेंसिव। दूसरा जो इशू है कि एक ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड दैट इज नॉट समथिंग जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। तो एक तो उसके लिए कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे क्या होगा उसके चलते, और दूसरा जो कंपनी के नतीजे आ रहे हैं वो जो अनुमान लगाए गए थे उससे थोड़ा सा कम आ रहे हैं, जो कि और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो उसके चलते निवेशक जो है वो अगर जरा सा भी हल्का सा भी एस्टिमेट से कम आता है तो वो उसको अपना, क्योंकि गेंस पे भी बैठे वैल्यूएशन आएंगे, तो वो उसको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ उनका ज्यादा रुझान होता है, जिसके चलते आपने देखा कि काफी सारे स्टॉक्स जो कंसेप्ट स्टॉक थे काफी दिन तक जो काफी एक्सपेंसिव चल रहे थे, उन्होंने ये करेक्शन को लीड करा है। सो आई थिंक करेक्शन, आपका जो जहां तक सवाल है कि ये करेक्शन है लेकिन कितना टाइम चलेगी, ये शायद हो सकता है करेक्शन की जगह एक और नीचे घट के फिर एक रेंज बाउंड मूवमेंट ले, उसके चांसेस अभी एक कुछ दिनों में क्लियर होंगे। लेकिन वैल्यूएशन वाइज बिकॉज हम एक्सपेंसिव है तो थोड़ा बहुत करेक्शन और आने को हो सकता है। So Rajiv, as you said, this is a correction. So is this ongoing market correction an overreaction, and can it sustain in the near term due to high valuations? No. I think it's not an overreaction. I mean, we haven't seen even to 5%. I mean, 10% reaction corrections in Nifty in any up move are very common. I mean, it's only in this part of the up move, which is probably is after October last year, we haven't seen any major correction. So I think the probability that we will see some more correction is high, and especially as you have also mentioned about valuation. And see, if there is a global slowdown in flows toward the emerging market, then for some time we will emerging market asset class are the ones which are going to witness with some correction, because by no stretch of imagination you can call emerging market assets as cheap at this point of time. इनफैक्ट राजीव, अगर हम पिछले 3 महीनों को देखें तो MSCI इंडिया इंडेक्स 17% से अधिक के उछाल में रहा है, और उसी पीरियड में MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में 4.4% की ही बढ़त आई, और MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में 1.3% की गिरावट आई। सो ये जो एक आउट परफॉर्मेंस है भारतीय बाजार की, उसके लिए आप किन कारणों को समझते हैं कि जिनके वजह से ये हुआ है, और क्या वो आगे चलकर जब ये करेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा, क्या वो एक आउट परफॉर्मेंस जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जहां तक आपने आउट परफॉर्मेंस की बात है, उसका एक बड़ा मुख्य कारण था कि चाइना +1 जो पॉलिसी जो एक किस्म का ट्रेड चला है कि आपकी ऑल्टरनेट, अगर आप इंडिया से या चाइना से कोई रॉ मटेरियल लेते थे तो आपको एक ऑल्टरनेट, आपने एक और सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं, एक तो वो है। उसके चलते काफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में यहाँ पे खरीदारी करी गई कि आने वाले समय में उनके नतीजे अच्छे आएंगे। और एक वजह ये भी रही कि उसके चलते कुछ पैसा जो है वो भी काफी ज्यादा पोर्टफोलियो फ्लोज जो थे वो काफी हाई रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, जिसकी वजह से ये आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है। आउट परफॉर्मेंस इन टर्म, देखिए इनिशियली जब भी करेक्शन आता है तो इनिशियली तो एक यूनिसन में आता है, उसके कुछ टाइम बाद
मालूम चल सकता है कि आउट परफॉर्मेंस रहेगी या नहीं रहेगी. बट गिवन द फैक्ट कि अगर ऑयल प्राइसेस कूल डाउन कर सकते हैं तब तो आउट परफॉर्मेंस होने के चांस ज्यादा है. बट अगर ऑयल प्राइसेस कूल डाउन नहीं करते देन आई थिंक इट्स डाउटफुल कि हम आउट परफॉर्म करें. Rajiv, how true is it that the foreign brokerage firms are finding the Indian stock valuations unattractive at this point of time, especially after 3 days? The foreign brokerage have assigned an underweight to India while double upgrading the rating for China equities to overweight. And valuation is expensive for a very long period of time. But I don't assign much weightage to what these foreign brokerages have to say about, what they have to talk about India. I mean, these were the people who were giving strong sell recommendation last year, saying that, the recovery is going to slow down, things are going to turn worse because all those reasons, they were giving reasons, God forbid, I mean, some of which I don't want to say. I just don't think that, I doubt that whether, all the brokerage across the spectrum have done so, have come with an underweight rating. But some of them which have come, probably relative context, China has not performed in last almost 3 quarters in a row. So valuation wise to them, on number wise it looks attractive, but the question is that the policy uncertainty which is there in China, whether investors are ready to take it. So I don't know whether this brokerage report is going to make a much of difference. But valuation wise, yes, we are expensive, and because we are in an earning season, so the appetite for disappointment on basis of earnings is very low. So we might see some more correction, but not because of this, what these foreign brokerages are saying. I mean, I don't pay too much heed to what they are saying. Okay. राजीव, करेक्शन के बाद हमेशा एक टेम्पटेशन होती है वैल्यू बाइंग करने की अमंग इन्वेस्टर्स. सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार में बहुत ही बड़े कहीं संख्या में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, जैसा हम मनी मैटर्स में बात कर रहे थे, और जैसा आप कह रहे थे कि कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी करेक्शन देखी नहीं है. सो उनके लिए आपको क्या लगता है कि क्या ये एक थोड़ी सी डेंजरस स्थिति भी हो सकती है, जहां वो शायद अपनी टेम्पटेशन के चलते कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं? सो क्या आपकी कॉशनिंग होगी उनके लिए? देखिए, जो निवेशक एसआईपी के थ्रू मार्केट में आना शुरू हुए हैं पिछले 1-1.25 साल में, वो अपनी एसआईपी को बंद ना करें, क्योंकि एसआईपी का बेसिक पर्पज ये है कि आप मार्केट को टाइम नहीं करते और अपनी ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं, ताकि जो वॉलेटिलिटी है, अगर मान लीजिए करेक्शन 2 की जगह कुछ दिनों बाद 6 से 7 या 8% हो जाती है, तो वो अगर आप अपनी एसआईपी रोक देंगे तो आप उस करेक्शन का फायदा नहीं उठा सकेंगे. तो पहली बात तो एसआईपी में जो आप पैसा लगाते हैं वो जारी रखिए. दूसरी बात, जो निवेशक डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाते हैं और जो नए निवेशक आए काफी सारे, उसमें से मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ये काफी सारे जो आजकल सोशल मीडिया पे और कई एप्स ने शुरू कर दिया है, उसके चलते अब कुछ ट्रेडिंग करने लगे हैं, और क्योंकि अगर उनने मंदी देखी नहीं है तो उनको लगता नहीं है कि वो गलत हो सकते हैं. बट एक बेसिक चीज को याद रखें, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस एंड नॉट इन अ स्टॉक प्राइस. सो बिजनेसेस जो है उनको देखिए, और अगर आप रूमर्स पे या छोटे पेनी स्टॉक, जो मेरा शेयर 100 वाला 200 रुपये हो जाए या 5 वाला 10 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उन सब चीजों से दूर रहे. अगर आप उसमें फंस चुके हैं तो अभी भी टाइम है कि आप उसमें से निकले और गेट इनटू बेटर क्वालिटी स्टॉक्स और स्टैगर करके बाइंग करें. ऐसा नहीं है कि एकदम ही इकट्ठा करें, पैसा डाल दें until unless you know something about the sector or company very well. I think it's good time to think of staggering your investment, even if you're investing in stock market directly rather than SIP or a mutual fund route. What do you have to say about the mid cap and small cap? We asked about you in Money Matters as well. Would you like the investors to be cautious when making fresh entry in mid and small cap stocks, which have been sliding for the past 3 days?
Absolutely. I mean, see again, mid-cap is just a one segment. Now the question is which mid-cap and which small-cap, what the company does, which business is into, what is the quality of the management, what is, how have they been dividend paying track record or not. Now the question is that on an overall basis, they are expensive. I mean, I know about IBC companies and some of the companies which probably are loss-making, and I've seen their valuation getting into $500 million. I don't think so. That's a thing retail investors should look at. And at this point of time, companies are going to say a lot of good things about them because they are very happy to see their valuation moving up, and they, what we might see is a policy of pump and dump happening in India also. We have a history of that. So be cautious of mid cap and small cap until unless you're very sure of that, management and the business. Please take, think 5 times before you invest your money, because, some of the mid cap stocks, they never return to the value. I mean, like if one had invested in some of the mid cap in 2017 when we had a similar kind of frenzy about mid and small caps, almost 90% of them stocks have not touched those levels in last 4 years. So you not only lose your money, you lose confidence to invest in market if you get stuck in a wrong stock. राजीव, अगर हम सेक्टोरली बात करें तो आज बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर रहा। इसमें इस सेक्टर में आप कितनी स्ट्रेंथ देखते हैं, क्योंकि अभी पीछे एक एजेंसी ने कहा था कि शायद एनपीएज यहां पर बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जो रेटिंग आउटलुक है उसको इसी बेसिस पे बढ़ाया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत सुधार हुआ है। सो बैंकिंग सेक्टर को आप कैसे देखते हैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से? तो बैंकिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो पीएसयू बैंक है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो पीएसयू बैंक है उनके अंदर एक क्लीनिंग ऑफ बैलेंस शीट का प्रोसेस चल रहा था 2015 ऑनवर्ड्स। वो ऑलमोस्ट पूरा हो ही रहा था कि अनफॉर्चुनेटली ये कोविड ने स्टक द सेक्टर और कुछ उस टाइम पे स्लो डाउन हुआ और उसकी वजह से फिर एक बार एनपीए और प्रोविजन ज्यादा बढ़ाने पड़े। बट एज इकोनॉमी रिकवर्स इट इज टर्निंग आउट कि जो पीएसयू बैंक हैं उनके अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखें या एनपीए जो है वो उतने नहीं बढ़े हैं जिस हिसाब से वो बढ़ते थे। सो आई डोंट थिंक सो एनपीए इज गोइंग टू बी अगेन एन इशू। हाँ, कुछ जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जिनका रिटेल का एक्सपोजर था उनमें शायद थोड़ी सी स्पाइक जो जरूर आई थी और वो फिर दोबारा आ सकती है। बट पीएसयू बैंक और वैल्यूएशन वाइज दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव जैसे कि बाकी क्षेत्रों के स्टॉक्स हैं। तो इसकी वजह से कुछ दिनों से बैंकिंग में अगर आप देखें तो तेजी का माहौल है और ब्रॉड बेस तेजी है। मोस्ट ऑफ द बैंक कैपिटल रेज कर चुके हैं। मोर देन एनपीए द क्वेश्चन इज क्रेडिट ग्रोथ का इशू है कि क्रेडिट ग्रोथ कब दिखाना शुरू करता है बैंक, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक जो है वो अभी भी कम है, especially on the corporate side. Okay. Moving on, Prime Minister Narendra Modi has congratulated India on crossing 100 crore vaccinations. He expressed gratitude to the doctors, nurses, and all those who worked to achieve this feat. In a tweet, Mr. Modi said that India has scripted history. He said that the country is witnessing the triumph of Indian science, enterprise and collective spirit of 130 crore Indians. Quick comment from you, Rajiv, how this is going to be affecting the economy or the markets going forward? It's going to boost up the opening up. I mean, in fact, that is one of the reasons we have seen an increase in the pace of vaccination, and that was one of the major reasons why we have seen outperformance of the market, because as the vaccination picks up, the fear factor is coming down. The only thing one needs to be cautious of, one is that we are in the midst of a festive season. So if there is any wave or third wave, any sharp increase or any other variant which comes up and increase, and how effective the vaccinations are against it. That is something which will pan over a period of, let's say the next 1 or 2 months. So that is slightly a factor which one needs to watch. However, vaccination is
pace of vaccination, the way it happened, it surely helped some of the sector, the travel and tourism industry, which was extremely hit. People got confidence to travel back only because of vaccination. And for the hospitality income numbers have come, they are far better than what they were last year. The occupancy rate are far better. You know, the rates of room rates have gone up like crazy in last 2 months thanks to vaccination. And that's the reason why perhaps Union Minister Hardeep Singh Puri has said that economic growth is accelerating and India is poised for growth to become a USD 5 trillion economy by 2024. I mean, steps such like these. Yeah, I mean, like, see, I hope that we actually, you know, it happens. The question is that I don't know whether 5 trillion or not, but 100, it goes without saying that, you know, in terms of vaccination, we were one of the best performers. And see, even if, let's suppose, a third wave comes in, the mortality is going to be much lesser. In fact, even in the second wave, if you look at the impact on the economic activity was much lower, and, you know, there was no complete shutdown for the factories. Now, if suppose there is a third wave, worst case scenario, God forbid if it happens, the kind of human tragedy we have seen in second wave, it should not get repeated. The question is that, you know, if something of that, the healthcare system is there enough to take care. You know, mortality is something which we need to avoid, and that is probably what vaccinations are going to do. इकोनॉमी को बूस्ट देने और देश में विकास को गति देने की ओर सरकार की एक और पहल से जुड़ी है हमारी अगली खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायक तंत्र के वास्ते संस्थागत कार्य संरचना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ इस महीने की 13 तारीख को किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गति शक्ति मास्टर प्लान के कार्यान्वयन ढांचे में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह, नेटवर्क नियोजन समूह और आवश्यक तकनीकी क्षमता के साथ तकनीकी सहायता इकाई शामिल है। अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह का प्रमुख कैबिनेट सचिव होंगे और इसमें सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव होंगे। लॉजिस्टिक्स प्रभाग के प्रमुख इसके संयोजक सदस्य होंगे। लॉजिस्टिक्स क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जनशक्ति की समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह को दी गई है। इसे नेशनल मास्टर प्लान में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मानक और कार्य संरचना निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया है। And here's some good news for central government employees and pensioners. Cabinet has approved release of an additional installment of dearness allowance DA to central government employees and dearness relief to pensioners. Speaking to reporters in New Delhi on cabinet decision, Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur said dearness allowance for central government employees has been hiked 3% from 28 to 31%. He said the additional installment will be effective from 1st of July this year. He said 47,14,000 central government employees and 68,62,000 pensioners will be benefited. आइए अब चलें अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की ओर। एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख था, सिवाय चीन के, जहां शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई सूचकांक में 1.9% की भारी गिरावट दर्ज हुई और हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% के नुकसान में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की गिरावट थी और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% के नुकसान पर था। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक मंदी का रुख था। लंदन का फुट्सी 0.5% के नुकसान पर था और फ्रांस के कैक में 0.4% की गिरावट थी। जर्मनी के डैक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। The S&P 500 and the Dow inched closer to record highs yesterday after strong forecasts from healthcare companies Anthem and Abbott, while the Nasdaq lagged as technology stocks took a breather. The Dow Jones and the S&P 500 both gained 0.4%, while the Nasdaq Composite Index ended flat. राजीव, अमेरिका की अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी आपको संभावना लगती है कि टेपरिंग शुरू हो जाएगी अगले महीने से और कैसे प्रभावित होंगे स्टॉक मार्केट्स? अगर शुरू होती है तो
थोड़ा सा जो है इमर्जिंग मार्केट्स को ज्यादा जो है झटका मिल सकता है, क्योंकि जो फ्लोज है वो वापस मदर मार्केट की तरफ जा सकते हैं, और डिपेंडिंग उसका और उसको में कैसी सिचुएशन पैन आउट होगी उसका जो क्यूज है वो आपको मिलेंगे करेंसी मार्केट की तरफ से। पर अभी तक अगर करेंसी मार्केट में देखें आप तो कोई बहुत बड़ा एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी दैट वो के मिड नवंबर से शुरू हो जाए जैसा कि बाजार में एक्सपेक्टेड है या स्टेटमेंट दर्शाती है, उसकी उम्मीद थोड़ी सी कम। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले हो जाएगी, फिर दोबारा से नवंबर में ना की बजाय वो शायद जैन या फेब में कर दें कि हम तब करना शुरू करेंगे। इनफैक्ट आईएमएफ ने भारत के लिए कहा है कि भारत में जो भी फिस्कल सपोर्ट या मॉनेटरी सपोर्ट मिल रही है इकोनॉमी को, उसे जारी रखना चाहिए ताकि इकोनॉमिक रिबाउंड का मोमेंटम बना रहे। सो आपको लगता है कि भारत में अभी हम काफी समय तक एक सपोर्ट का एनवायरनमेंट की आशा कर सकते हैं? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत उसकी जरूरत है, और अगर ऑयल प्राइस ऊपर रहे तो आपकी इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली ऊपर खींचेगी, और उसकी चलते आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप काफी ज्यादा समय तक अपनी लूज मॉनेटरी पॉलिसी को जारी रखें। तो शायद थोड़ा सा टाइटनिंग हो, बट उसके ज्यादा जो मुझे लगता है कि जरूरी है कि देखना है कि क्रेडिट ऑफटेक कितना बढ़ता है। वो फेस्टिव सीजन की सेल के बाद थोड़ा आइडिया लगेगा कि फेस्टिव सीजन की सेल्स कैसी पैन आउट होते हैं, तो उससे आइडिया लगेगा कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने कितना इम्पैक्ट करा है, कि कार सेल्स जो अभी तक के अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें इम्पैक्ट होना शुरू, काफी ज्यादा इम्पैक्ट एटलीस्ट ऑटो इंडस्ट्री पे तो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये फेस्टिव सीजन के बाद चीजें पैन आउट होती हैं और डिसरप्शन किस किस सेक्टर्स में ज्यादा आती हैं, क्योंकि अगर आप आज देखें तो आज जो कुछ नतीजे आए हैं जिसमें क्रूड जो है वो रॉ मटेरियल या क्रूड के डेरिवेटिव एज रॉ मटेरियल यूज होते हैं, वहां पे मार्जिन काफी कम हुए हैं कंपनीज के। इवन कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड मोट्स दे आर सीन अ शार्प दिसिंग। So let's see how it pans out. Moving on, oil prices fell around 1% but hovered around $85 per barrel level. In intraday trade, Brent crude was trading around $84.80 per barrel, while WTI crude prices were at $82.70 per barrel. Rajiv, India in fact has said that the high prices are going to hurt the nascent and fragile global economic recovery, and India has floated an idea of long-term supply contracts that provide predictable and stable pricing. You think that will work? Well, I mean, see, if you look at, let's say, 10 years down the line when EVs become a bigger part of the ecosystem, I don't think oil is going to be an issue. But till then, but the fact is, you look at from the perspective of those countries who are selling it, they want to maximize their return. So while it might be sensible to do it for them, because, just a couple of months back, the oil price literally went to zero, negative. It went to the negative trading territory. So to me, while it is a nice proposition, but somebody in the oil producer, OPEC members are going for it, I have my doubts on it. और अब बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी के अनुरूप दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 100 रुपए कम होकर 47,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी का मूल्य भी 450 रुपए गिरकर 65,220 रुपए प्रति किलो पर था। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,779.10 प्रति आउंस पर था और चांदी भी गिरावट दर्ज करते हुए $24.10 प्रति आउंस पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजीव, आपका धन्यवाद। Thank you, Rajiv, for being with us. And before we close the headlines once again, Sensex declined more than 0.5% to close below the 61,000 mark. Nifty slips below 18,200 level. Global stocks witness losses. And Brent crude prices slip but hovers around $85 per barrel level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.